हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग CSIR नेट 2019 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने सारे थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए, द हैमिल्टोनियन ऑफ ए क्लासिकल नॉन लीनियर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर इज एच इक्वल टू पी स्क्वायर अंडर 2m प्लस लैम्डा एक्स टू द पावर 4। और जहाँ पे लैम्डा जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन है क्या कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑसिलेटर। तो ऐसा एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑसिलेटर है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पेसिफिक हीट क्या होगा, जो चार ऑप्शन ए था। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ, वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए पहले। तो इसका जो रेफरेंस है, मतलब क्या है कि इसको और भी आप लोग मैं डिस्कस करने के बाद आपको इसका और भी कॉन्सेप्ट चाहिए या ये कहाँ पे है ये आप लोग देखना चाह रहे हो, तो RK पथरिया का जो बुक मिलता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 जो एनसेम्बल का एक टॉपिक है, उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट कि अकॉर्डिंग टू द इक्विपोटेंशियल थ्योरम जो बोला जाता है कि इस क्वाड्रेटिक टर्म के लिए क्या होता है, हाफ KT होता है कि वन क्वाड्रेटिक टर्म के लिए। आइदर आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी की टर्म में क्या होता है कि इस काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हाफ KT करके कंट्रीब्यूशन आता है। और क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो क्या है कि D/n ऑफ KT होता है। ठीक है, कि मतलब KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखिए इसको थोड़ा मैंने एक एग्जाम्पल या इन जनरल फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है कि H इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर 2m प्लस लैम्डा एक्स टू द पावर ऑफ n। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए पहले। तो देखिए कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है, तो एक ये क्या है कि ओनली एक्स डायरेक्शन में है, दैट मीन्स वन डायमेंशन केस के क्या होगा केस में, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए या वन डायमेंशन के लिए क्या होगा कि एक टर्म के लिए यहाँ से आ रहा है हाफ KT कंट्रीब्यूट करेगा। मैंने अभी बोला था कि काइनेटिक एनर्जी टर्म में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आता है तो वो क्या होता है कि हाफ KT करके आता है, जो आपको इक्विपोटेंशियल थ्योरम से मिल जाता है। बट जब ये पोटेंशियल की केस में आता है तो वहाँ पे आपको एक चीज़, ये जो चीज़ इसको ध्यान में रखना है कि D/n ऑफ KBT होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअली D जो है डायमेंशन है और n जो है क्या है कि एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करना था आपको, तो अभी ये लैम्डा एक्स टू द पावर n है, तो क्वेश्चन को देख के आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ये वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है कि थ्री डायमेंशन है। तो यहाँ से आपको D को लिखना है एंड देन यहाँ पे जो n रहेगा, n का मतलब है कि x के एक्सपोनेंट में जो रहेगा उसको आपको लिखना है, देन KT यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इस प्रॉब्लम में लगाना था, जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या था, तो इसको अब लगाएंगे तो आसानी से आंसर आ जाएंगे। तो मैं और एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कंट्रीब्यूशन में जो आता है कि वन डायमेंशन होगा तो हाफ KT आ जाएगा, तो टू डायमेंशन केस होगा तो क्या होगा कि दो काइनेटिक एनर्जी टर्म के लिए दैट मीन्स px स्क्वायर अंडर 2m प्लस py स्क्वायर अंडर 2m रहेगा, तो क्या होगा कि हाफ KT करके वो आएगा, KT आ जाएगा। ठीक है, कि इस काइनेटिक एनर्जी टर्म के लिए हाफ KT कंट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी के केस है उसमें क्या होगा कि D/n ऑफ KBT आएगा। ठीक है, और जो D है कि डायमेंशन एंड n जो है कि एक्सपोनेंट ऑफ द x। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था लैम्डा एक्स टू द पावर 4 ऐसा कुछ था। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देख लीजिए। तो देखिए कि हैमिल्टोनियन क्या था, पी स्क्वायर अंडर 2m प्लस लैम्डा एक्स टू द पावर 4। तो अभी आपको पहले कैलकुलेट करना है कि E का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था स्पेसिफिक हीट क्या होगा, तो CV इक्वल टू जो होता है DE अंडर DT। तो पहले तो आप E का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए।
तो ई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा कि टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस वी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो मैंने अभी बोला है कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जितने सारे काइनेटिक एनर्जी टर्म आएंगे तो उसके लिए क्या होगा, हाफ के टी करके कंट्रीब्यूशन में आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इस क्वेश्चन में, तो क्या आएगा कि हाफ के बी टी, क्योंकि ये वन डायमेंशन केस में बोला गया था हैमिल्टोनियन, ये देख के भी आपको लग रहा है यहाँ पे। और देखिए क्या है कि इसमें से आप पोटेंशियल एनर्जी जो गिवन है इसमें आप देखिए कि x के जो एक्सपोनेंट है तो वो क्या है कि 4 है। मैंने जो बेसिक जो फॉर्मूला लिखाया था कि n से डिफाइन किया गया था एक्सपोनेंट को, तो n क्या है, ये इसमें 4 है। और क्या है देखिए जो d है तो a 1 है, d का मतलब है कि डायमेंशन। तो इसमें से आप सिंपली v का जो एक्सप्रेशन वैल्यू मिलता है क्या है कि d अंडर n के बी टी आता है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ये जो वैल्यू है इसको पुट कर दिया, तो यहाँ से मिल रहा है कि t और v का वैल्यू एक्सपेक्टेशन। सो देन देखिए कि e का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, t का एक्सपेक्टेशन प्लस v का एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स क्या होगा कि 3/4 kBT, ये होगा एनर्जी। बट क्वेश्चन में बोला गया था कि n इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर है, सो दैट मीन्स टोटल एनर्जी जो होगा, ऐसा n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर है, टोटल जो एनर्जी होगा एक्चुअली क्या होगा कि n ऑफ 3/4 kBT, क्योंकि ये एक के लिए है। बट क्वेश्चन में बोला गया था कितना नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, n इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ऑसिलेटर था, तो इसलिए एक n मल्टीप्लाई होगा। देन आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक हीट क्या होगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि dE अंडर dt, दिस इज d अंडर dt। तो इसमें से आप डिफरेंशिएट कर देंगे t से, तो क्या आ रहा है देख लीजिए, 3/4 ऑफ n के b। तो जो एक्चुअली ऑप्शन बी में था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखिए क्या है कि द कंसीडर ए क्लासिकल गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T1 एंड T2 वेयर T1 इज लेस देन ऑफ T2, जहाँ पे T1 T2 से कम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। जो चार ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज़ किया हूँ यहाँ पे कि T1 मैंने रिप्रेजेंट किया येलो कलर से, और T2 जो है वो और एक डिफरेंट कलर मैंने यूज़ किया है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये कहाँ से आया है, तो आपको पता चल गया, ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका रेफरेंस जो है चैप्टर नंबर 24 KTG पार्ट पे है, और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो AC वर्मा का बुक मिलता है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए कि v वेलोसिटी जो रेंज है v से v प्लस dv है एक्चुअली वन डायमेंशन में, तो vx से vx प्लस dvx। तो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होता है pv ऑफ dv इक्वल टू क्या, m अंडर 2 पाई kt होल टू द पावर हाफ ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ m x स्क्वायर अंडर 2 kt ऑफ dv। और क्या है कि वेलोसिटी जो लाइज करता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और ये जो प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करने से आता है, तो वो देखिए ये एक स्पेसिफिक क्या है कि गॉसियन फंक्शन, इसका जो नेचर है वो क्या है, ये गॉसियन फंक्शन के नेचर में सिमिलर है। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी वर्सेस v का जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन फंक्शन का तरफ बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है वो क्या है कि ओरिजिन जो है इससे क्या होगा कि सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक होगा। तो जहाँ पे आप देखिए कि ये जो वाला ऑप्शन है ये क्या है कि ओरिजिन जो है इसमें सिमेट्रिक नहीं है। तो पहला तो क्या है कि ये जो कंसेप्ट है इससे आपको सेकंड ऑप्शन जो है इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नेक्स्ट जो है कि जो बाकी जो कंसेप्ट इसमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी
जो ग्राफ आ रहा है टेम्परेचर दो गिवन है, डिफरेंट टेम्परेचर में क्या होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है वो टेम्परेचर से डिपेंड कर रहा है। तो इसमें से आपको क्या होगा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको करने के लिए मैंने यहाँ पे T1 और T2 दो टेम्परेचर कंसीडर किया। जहाँ पे कोई भी एक टेम्परेचर जो क्वेश्चन में था शायद T1 से T2 ज़्यादा था, तो देखिए कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर होयर। सो टेम्परेचर जब ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिक्रीज करेगा, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी जो होगा मॉलिक्यूल का, गैस मॉलिक्यूल जो है उसका एनर्जी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा फ्लैट होगा पहले टेम्परेचर से। ठीक है, तो जैसे मैंने जो यहाँ पे मैं कंसिडर किया था कि T1 T2 से ज़्यादा था, हाँ T1 से T2 ज़्यादा था, तो इसलिए T1 का ग्राफ ऐसे आएगा, तो T2 का जो ग्राफ आएगा वो ये T1 ग्राफ से क्या आएगा कि फ्लैट आएगा। ठीक है, तो फ्लैट का मतलब है कि वो क्या होगा, उसका जो पीक आ रहा था, मतलब जो शार्प आ रहा था T1 के लिए उससे थोड़ा कम आएगा, मतलब ये T1 के लिए आएगा तो T2 के लिए क्या होगा, इससे फ्लैट आएगा। तो शायद ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप याद में रखिए और इसको और भी जो कुछ क्वेश्चन आ सकता है उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, और इसमें जो सॉल्यूशन, इसको एक्चुअल सॉल्यूशन है वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लिख लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी होता है तो ये इस फॉर्म जो होता है गॉसियन फंक्शन की तरफ होता है। तो गॉसियन फंक्शन क्या होता है कि जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको जो ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, बाकी जो ऑप्शन है उसका पॉसिबिलिटी है, तो वो भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल का जो एनर्जी वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि डिक्रीज होगा। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ आएगा वो फ्लैट हो जाएगा पहले टेम्परेचर से। ठीक है, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी से क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर द वन डायमेंशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है वन डायमेंशन के केस में v of vx इक्वल टू m अंडर 2 पाई kt होल टू द पावर हाफ a टू द पावर माइनस ऑफ m vx स्क्वायर अंडर 2 kt। तो जहाँ पे आप vx के प्लेस पे माइनस vx करेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि सिमेट्रिक एंड वो जो है इसका जो बिहेवियर है, मैंने अभी बोला था कि गॉसियन फंक्शन की तरफ है, सिमिलरली गॉसियन फंक्शन के तरफ। सो दैट मीन्स इसमें जो सिमेट्रिक आएगा वो ओरिजिन पे। तो इसमें तो आपका ऑप्शन जो सेकंड जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है देखिए कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम एट व्हिच वेलोसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम कि केस में आपको क्या करना है, डी वी अंडर डी वी एक्स इक्वल टू 0। इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए कि वी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि एट वी एक्स इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे वी एक्स का वैल्यू जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जहाँ से आपका जो ये ऑप्शन ए है एट वी एक्स इक्वल टू 0 पे, देखिए कि यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, तो इसलिए ए कॉन्सेप्ट से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, वो क्या आता है कि वी एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम आता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है ए भी नहीं होगा, क्योंकि एट 0 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये दो कॉन्सेप्ट से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो उसको भी करने के लिए और भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि एट वी एक्स इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम आ रहा था, तो उसका वैल्यू क्या है कि रूट अंडर ऑफ एम अंडर 2 पाई के टी, ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो वी एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसमें से आपको ये जो रिलेशन आ रहा है कि वी प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। तो यहाँ से आपको मिल रहा है। तो देखिए अभी क्वेश्चन में बोला गया था कि T1 T2 दो टेम्परेचर है, जहाँ पे T2 क्या है T1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है क्या होगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स T1 टेम्परेचर पे जो प्रोबेबिलिटी आएगा मैक्सिमम, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा T2 से। मैंने अभी बोला था कि टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो गैस मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ रहा है, तो उसमें से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि T1 से T2 पे क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होगा वो फ्लैट होगा। तो अभी जो इसका जो कंडीशन आ रहा है कि T1 का जो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो ज़्यादा होगा तो T2 से। तो इसका मतलब है ऑप्शन जो 3 है ये राइट है, क्योंकि देखिए कि T1 पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है ये T2 से ज़्यादा है। एंड पहला जो कॉन्सेप्ट था कि एट 0 पे क्या है कि सिमेट्री होगा एंड 0 पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम आएगा। तो ये आ रहा है ऑप्शन डी पे भी आ रहा है, बट ऑप्शन डी पे क्या है कि ये जो टेम्परेचर जो एक्चुअली कंपेरिजन करना था T1 से T2 ज़्यादा है, तो क्या होगा T2 का जो ग्राफ होगा वो फ्लैट होगा, मतलब T1 से वो फ्लैट होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, बट इसमें सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है, बट वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा वो भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो बट हाँ, जो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज PV = RT एट वेरी लो टेम्परेचर। ये जो कंडीशन है इसको अच्छे से देखिए। द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 1/V ऑफ ΔV/ΔT क्या होगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो ऑप्शन 4 है कि डाइवर्जेस एट 100T², डाइवर्जेस एज 100T, वैनिसेस एज T, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये 4 ऑप्शन था। तो इसको भी करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो रेफरेंस थर्मल फिजिक्स जॉर्ज बंसल का जो बुक मिलता है वहाँ से आपको और भी अच्छे से मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट पहले क्या है, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है कि वॉल्यूम का जो इंक्रीज होता है सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज करने से, या आप ऐसे कर सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम में जो चेंज होता है, ठीक है, तो इसका जो चेंज और उसमें साथ 1/V कर देंगे तो क्या आता है कि वॉल्यूम कोएफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है उसी को डिफाइंड किया जाता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट पे, और जहाँ पे प्रेशर P जो है प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यही बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, बट वहाँ पे तो बोला ही गया था कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो उसमें आपको सॉल्व करना था। और ये चीज़ ध्यान में रखिए कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। तो दोनों चीज़ होता है कि जिसका वैल्यू क्या होता है कि फाइनाइट आता है उसको बोला जाता है कि कॉन्वर्ज, और जिसमें वैल्यू फाइनाइट नहीं आता है उसको बोला जाता है डाइवर्ज। ओके, तो आपने सीरीज टेस्ट भी किया है, कॉन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज। तो ऐसे करके जो रिजल्ट आपको फाइनाइट नहीं आएगा तो क्या होगा कि डाइवर्ज होगा। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, आपको पता भी है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो पहला क्या है कि अल्फा = 1/V ऑफ ΔV/ΔT एट कांस्टेंट P होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। और क्वेश्चन में बोला गया था कि आइडियल गैस के लिए, और 1 मोल भी बोला गया था। सो दैट मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है PV = nRT, वो क्या होगा, PV = ओनली RT, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है ये 1 मोल बोला गया था। तो यहाँ से आप V को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है कि RT/P, और देन ΔV/ΔT एट कांस्टेंट P चाहिए आपको। तो यहाँ से जो मिल रहा है कि R/P, तो देन अल्फ़ा का वैल्यू जो आ रहा है कि R/PV। आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें से आपको R/PV जो आ रहा है 1/T आएगा।
तो ए इक्वेशन से अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहा था आर अंडर पी भी, इसका मतलब है कि वो इक्वल है किससे 1 अंडर टी। तो दैट मीन्स वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट जो है 1 अंडर टी से इक्वल है। बट क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया था कि टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर का मतलब आप क्या कंसिडर करेंगे कि T का वैल्यू टेंड्स टू 0, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में एक्चुअल जो क्या है, देखिए कि आपका रिजल्ट 1 अंडर टी आ गया, तो 1 अंडर टी तो आ रहा है, ठीक है। आपको बोला जाता कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या होगा, तो तब क्या है कि 1 अंडर टी, बट आपको ये जो कंडीशन लगाने के लिए बोला गया था टी का वैल्यू टेंड्स टू 0, ठीक है, लो टेम्परेचर बोला गया था। तो इसका मतलब है कि 1 अंडर 0, सो दैट मीन्स फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट आ रहा है, सॉरी 1 अंडर 0, सो अनडिटरमाइंड हो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो होगा इसका जो रिजल्ट होगा कि ऑप्शन सेकंड जो है वही होगा। डाइवर्स कर रहा है, डाइवर्स एज 1 अंडर टी, 1 अंडर टी से डाइवर्स कर रहा है, ठीक है। कन्वर्स होता तो वैल्यू फाइनाइट आता, तो ठीक है। तो ऑप्शन में कन्वर्स तो नहीं था, तो टी का वैल्यू टेंड्स टू 0 कंसिडर करिए लो टेम्परेचर के लिए, तो तब क्या आ रहा है रिजल्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फ्री एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटाइजेशन एम इज एफ इक्वल टू 1 अंडर 2 ए एम स्क्वायर माइनस 1 अंडर 4 बी एम टू द पावर 4 प्लस 1 अंडर 6 ऑफ एम टू द पावर 6, where a and b are the positive constants at a fixed value of a, the critical value of b, above which the minimum of f will be at a zero value of magnetization। जो ऑप्शन है रूट अंडर 10 a अंडर 3, रूट अंडर 16 a अंडर 3, 10 अंडर 3 ऑफ रूट a एंड 16 अंडर 3 ऑफ रूट a। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए जो पहले जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, देन इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इसका जो रेफरेंस है मैंने यहाँ पे वो लिंक लिख दिया है, बट आपको डिस्कस इस लेक्चर के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं और भी एक बार इसका लिंक दे दूँगी, वो देख लेना PDF को अच्छे से, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए कि लैंडौ थ्योरी जो फॉर्मुलेट करता है वो क्या है, एक्चुअली सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। तो जहाँ पे एफ जो है फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन के फॉर्म में आपको लिखना है, तो क्या होता है कि लैंडौ थ्योरी से एफ ऑफ टी एम माइनस ऑफ एफ नॉट ए ऑफ टी एम स्क्वायर माइनस बी टी अंडर 2 ऑफ एम टू द पावर 4 प्लस ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो दिस ऑर्डर पैरामीटर जो एम है इसमें क्या है कि 0, सो अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव, सो वी नो दैट द मिनिमाइज ऑफ द फ्री एनर्जी के केस में क्या होता है कि डेल एफ अंडर डेल एम इक्वल टू 0। आफ्टर जो ये जो सीरीज़ है इसको एक्सपेंशन करने जो तरीका है ऐसा है, इसको आप एक कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा 3 रूट आएगा, तो इसमें से आपको एक 0 आएगा, और देखा गया है कि इसमें 2 रूट इक्वल आता है बट अपोजिट साइन, जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर किया प्लस माइनस एम नॉट ऐसे आता है, ठीक है। तो एट क्रिटिकल पॉइंट पे जब ए टी इक्वल टू टी सी कंसिडर करते हैं तो क्या होता है कि एफ ऑफ प्लस माइनस एम नॉट इक्वल टू हो जाता है एफ ऑफ 0। सो इसका मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो है लैंडौ थ्योरी वो एक्चुअली एट क्रिटिकल पॉइंट पे वो फॉर्मुलेट करता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की तरफ, ठीक है। कि लैंडौ थ्योरी जो है कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि लैंडौ थ्योरी जो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन फॉर्मुलेट करता था वो क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन फॉर्मुलेट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको और भी अच्छे से देखिए, ये जो लिंक मैंने आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको देख लेना थोड़ा, ठीक है। ये लैंडौ थ्योरी से पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्ट लगा के इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो फ्री एनर्जी था एम इक्वल टू क्वेश्चन में हाफ ऑफ ए एम स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अंडर 4 ऑफ बी एम टू द पावर 4 प्लस 1/6 एम टू द पावर 6 फॉर द मिनिमम कंडीशन, सो डी एफ अंडर डी एम इक्वल टू 0। तो आपको कैलकुलेट करना है एम का वैल्यू क्या होगा। तो एम का वैल्यू मैं अभी भी बोला था कि एक 0 आएगा, बाकी 2 रिजल्ट चेंज आता है। तो यहाँ पे
एम इक्वल टू 0, सो देन दिस इज इक्वल टू 0, एम 0 और दिस 0। सो इसको करने से आपको बी का वैल्यू जो मिल रहा है ए प्लस एम टू द पावर 4 अंडर एम स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, एट द क्रिटिकल पॉइंट एफ 0 इक्वल टू क्या होता है कि एम ऑफ एम पे जो होता है एफ ऑफ एम, सो इक्वल हो जाता है फॉर मिनिमम एफ पे। तो दैट मीन्स एफ का जो वैल्यू था क्वेश्चन में, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि 0। तो इसमें से आपको जो ये इक्वेशन आ रहा है, इसमें से आपको क्या है कि सेकंड जो इक्वेशन था उसमें बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बी का वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है कि एम टू द पावर 4 इक्वल टू 3 है। तो आपको बोला गया था बी का क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा। सो बी का जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया था द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ बी। सो दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से बी का वैल्यू ए आ रहा था, तो दैट मीन्स बी इक्वल टू आ रहा था ए प्लस ऑफ एम टू द पावर 4 अंडर क्या है कि एम स्क्वायर। तो एम टू द पावर 4 का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, तो ये करने से आपको बी जो आ रहा है देख लीजिए कि v इक्वल टू ए प्लस 3a अंडर एम स्क्वायर। सो दैट मीन्स 4a अंडर एक्चुअली ये जो वैल्यू था, हाँ तो ए एक्चुअली एम स्क्वायर था शायद, हाँ तो एम स्क्वायर था, ठीक है। तो 4a अंडर क्या है कि 4a अंडर और एम स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा कि रूट अंडर ऑफ 3a, ठीक है। तो 4a अंडर रूट अंडर 3a। बट क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में जो आंसर था वो था एक्चुअली रूट अंडर ऑफ 16a अंडर 3, ठीक है। ऐसे करके ऑप्शन बी में था, तो ये आप रूट के अंदर लिखेंगे तो ए आ जाएगा, आ रहा है तो ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूछा गया था, द हैमिल्टोनियन ऑफ 3 आइजिंग स्पिन्स S1, S2 एंड S3 इज टेकिंग द वैल्यूज ऑफ द प्लस माइनस 1। इसका मतलब है S1, S2, S3 का वैल्यू आप प्लस माइनस 1 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इज हैमिल्टोनियन इक्वल टू माइनस ऑफ J S1, S2 प्लस S2, S3 माइनस ऑफ H ऑफ S1, जहाँ पे J और एंड H जो है वो क्या है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन क्या है, द मीन वैल्यू ऑफ S3 इन इक्विलिब्रियम एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है कि T इक्वल टू 1 अंडर K बीटा, और K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो ऑप्शन है चार की फर्स्ट ऑप्शन जो है 10 हाइपरबोलिक क्यूब ऑफ बीटा J एंड 10 हाइपरबोलिक बीटा H, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा J, एंड थर्ड ऑप्शन जो है साइन हाइपरबोलिक बीटा H साइन क्यूब ऑफ बीटा J एंड 0, लास्ट ऑप्शन जो है 0। तो इसको करने से पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। इसका जो रेफरेंस है चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स R.K. पथरिया से मिल जाएगा आपको। और जो कंसेप्ट है देखिए कि द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द डिफरेंट आइजिंग स्पिन के लिए जो इन जनरल फॉर्म होता है H इक्वल टू दैट मीन्स हैमिल्टोनियन इक्वल टू माइनस ऑफ J समेशन ओवर ऑफ Mn सिग्मा Mn and minus of mu b of H and summation over of m of sigma m, जहाँ पे यहाँ जो H है वो क्या है कि हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल। तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है सिस्टम में, सिस्टम का जो एनर्जी वो डिस्क्रीट हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। कि कॉन्टिन्यूस के केस में ए फॉर्मूला यूज होता है जहाँ पे एफ जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और H जो है हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल, हैमिल्टोनियन ऑफ पार्टिकल, ए जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ए वन पार्टिकल के लिए है जब केस क्या है कि सिस्टम जो कंटिन्यूस एनर्जी होगा। तो और डिस्क्रीट सिस्टम के लिए क्या होता है कि एक पार्टिकल के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होता है कि 1 इक्वल टू समेशन ओवर ऑफ I जी आई ऑफ ए टू द पावर माइनस ऑफ बीटा E I। बट इन केस ऑफ द कंटिन्यूस सिस्टम फॉर द वन पार्टिकल के लिए जो जेनेटिंग फंक्शन जो पार्टीशन फंक्शन होता है कि 1 इक्वल टू 1 अंडर H टू द पावर F ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस, ये 2 इंटीग्रेशन होता है वहाँ पे क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो देन फॉर n पार्टिकल के लिए क्या होगा कि एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करने से डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होल टू द पावर n, एंड द कंटिन्यूस सिस्टम के लिए जो होगा कि एक पार्टिकल के लिए ऐसा, और जो है कि पार्टिकल का
कैरेक्टर डिस्टिंग्विशेबल हो सकता है, इनडिस्टिंग्विशेबल भी हो सकता है। तो डिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या होता है कि एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर लीजिए पहले, और डिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या होगा, n पार्टिकल के लिए, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए q1 टू द पावर n आ जाता है जो पार्टीशन फंक्शन। और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए क्या होता है कि q1 टू द पावर n होता है और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, क्योंकि ये सारे पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो n पार्टिकल के लिए क्या होगा कि डिस्टिंग्विशेबल में जो रिजल्ट आता है उसके अलावा और भी क्या होगा कि डिवाइड होगा n फैक्टोरियल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद कर लीजिए और अच्छे से देखिए, तो इसका जो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में चाहिए तो इस कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। तो फिर देख लेते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हैमिल्टोनियन जो था -j(s1) s2 + s2 s3 -h s3, तो बोला गया था s1 s2 s3 का वैल्यू +1 2 हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने पहले बना लिया। तो देन वहाँ से रेस्पेक्टिवली जो हैमिल्टोनियन था उसमें एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया ईच केस में, ठीक है। तो ऑल पॉसिबिलिटी आपको लेना है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए कि s1 का वैल्यू +1 हो सकता है, s2 का वैल्यू भी +1 -1 हो सकता है, s3 का वैल्यू भी +1 -1 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 8 टर्म आएगा टोटल, ठीक है। तो जो इसमें आपको एनर्जी का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है रेस्पेक्टिवली, ये जो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन गिवन था। तो देन पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है कि फॉर नॉन डिजेनरेट केस के लिए क्या होता है, समेशन ओवर ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ei जो होता है आई स्टेट के लिए जो एनर्जी। तो ऐसे करके स्पेसिफिक इसको आपने इसको यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। ये अरेंज करने से ये जो आ रहा है जेड का वैल्यू 8 cos हाइपरबोलिक बीटा एच cos हाइपरबोलिक स्क्वायर और बीटा जे। तो देन आपको बोला गया था S3 का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो क्या होगा। तो पार्टीशन फंक्शन आपको पहले कैलकुलेट करना है, देन मीन वैल्यू ऑफ S3 पार्टीशन फंक्शन के लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। तो ये मिल रहा था पार्टीशन फंक्शन। तो बोला गया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S3 का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा जाता है तो क्या होता है कि समेशन ओवर ऑफ उसी क्वांटिटी और उसके साथ e टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ei अंडर जेड, ठीक है। तो S3 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसलिए जो मैंने अभी जो कॉम्बिनेशन बनाया था, जो टेबल बनाया था उसमें, तो आपको क्या करना है उसमें देख के लिखना है कि S3 का वैल्यू स्पेसिफिक ए एनर्जी के लिए क्या आपने कंसीडर किया था। तो पहले केस में देखिए कि वो जो टेबल मैंने भी बनाया था S1 S2 S3, S3 का वैल्यू देखिए पहले जो केस में जो एनर्जी आ रहा था S1 S2 S3 का वैल्यू ऑल आर पॉजिटिव 1 लेने से माइनस हो रहा था क्या कि 2j माइनस h आ रहा था, ठीक है। तो उसी के टाइम S3 का जो वैल्यू मैंने कंसिडर किया था वो +1, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में जो S3 का वैल्यू मैंने कंसिडर किया था, जब एनर्जी क्या आ रहा था -h, वो टेबल थोड़ा देख लीजिए, वहाँ से मैंने S3 का वैल्यू -1 लिया था। तो ऐसे करके आप स्पेसिफिक जो एनर्जी था जो आपने बनाया था अभी, तो उसमें जो S3 का वैल्यू था वो मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से जो मिल रहा है 1/z ऑफ ये जो टर्म आ रहा था, तो इसको करने से आ रहा है कि 4 sin हाइपरबोलिक बीटा एच और cos हाइपरबोलिक 2 बीटा एच -1। बट आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि S3 का एक्सप्रेस वैल्यू क्या होगा। तो z का वैल्यू ये मिल रहा था, तो z का वैल्यू यहाँ से पुट करने से, बट यहाँ पे 8 cos हाइपरबोलिक था और यहाँ पे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर और बीटा j था। बट इसको आप क्या करें कि फार्मूला में इसको एक्सपेंड करने से क्या आ रहा है कि ये रिजल्ट आ रहा है आएगा। तो जो एक्चुअली 4 ऑफ cos हो जाएगा, ये 8 4 हो जाएगा और एक cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा जे ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक ऑफ 2 बीटा जे +1। तो देन साइन अंडर cos, सो दैट मीन्स 10 हाइपरबोलिक ऑफ बीटा एच, एंड ये जो आप लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा जे, एंड इसको लिख सकते हैं 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा जे। तो देन यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2 कैंसिल आउट हो रहा है, साइन अंडर cos, सो दैट मीन्स 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ बीटा जे, जो इस क्वेश्चन में एक्चुअली ऑप्शन सी में था। तो इसका जो रिजल्ट होगा ऑप्शन सी। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन आया था थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो मैंने यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स से पूछा गया था मैं डिस्कस कर दिया। तो कुछ भी डाउट है इसमें जो 5 प्रॉब्लम मैंने कराया
तो आप लोग कमेंट पे बता सकते हो। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।